जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक क्लास 10th प्रथम पाली 2019 का जो फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, सोशल साइंस का। इसमें हम टॉप 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि हिस्ट्री का है दोस्तों। तो आप इस वीडियो का स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और इस चैनल पर आपको क्वेश्चन बैंक का टोटल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंटिन्यू वीडियो के रूप में मिलता रहेगा दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर कहता है दोस्तों कि मेजनी कौन था। यहाँ पर देखिए कहता है मेजनी कौन था दोस्तों। यह 2 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर कहता है मेजनी दोस्तों, कहता है मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। दोस्तों, मेजनी जो था यह साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था दोस्तों। मेजनी को जर्मनी का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि जर्मनी के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाता है दोस्तों। कहता है मेजनी ने ही एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त किया है। कहता है दोस्तों कि मेजनी ने ही एकीकरण के मार्ग को, जर्मनी के एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त किया और आगे चलकर कंट काबूर और गेरीबाल्टी एवं विक्टर एनुमेल ने पूरा किया। और जिसे जो है कंट काबूर, गेरीबाल्टी और विक्टर एनुमेल ने क्या किया, पूरा किया। तो ये जो मार्ग प्रशस्त किया था दोस्तों, ये मेजनी ने ही किया था। तो जर्मनी के एकीकरण में मेजनी का अहम भूमिका रहा दोस्तों। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है कि मेजनी को जर्मनी के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिए दोस्तों। चलिए आप दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन कि पूंजीवाद क्या है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद को हम लोग जानेंगे। पूंजीवाद किसे कहते हैं दोस्तों, पूंजीवाद क्या है। यहाँ पर देखिए कहता है, यहाँ पर कहता है दोस्तों कि 19वीं शताब्दी में, कहता है दोस्तों 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, दोस्तों 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद क्या हुआ कि समाज में पूंजीपति वर्गों का उदय हुआ। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है दोस्तों जिसमें संपूर्ण शासन व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में होता है। दोस्तों, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें संपूर्ण शासन व्यवस्था जो है पूंजीपति लोग के हाथ में होता है, जिसके पास रुपया पैसा ज़्यादा होता है। और इस व्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है दोस्तों। इसमें सरकार का कोई निजी लाभ नहीं होता है, ठीक है, या सरकार इसको नहीं चलाती है। इसे पूंजीपति वर्ग के द्वारा चलाया जाता है इस व्यवस्था को। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। दोस्तों, कहता है हिंद चीन में जो है फ्रांसीसी का प्रसार हुआ या फ्रांसीसी सैनिक जो वहाँ पर क्षेत्र को कायम कर लिए, तो इसका वर्णन कहता करने के लिए, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि हिंद चीन के अंतर्गत, कहता है दोस्तों हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम के क्षेत्र आते हैं। दोस्तों, हिंद चीन के अंतर्गत 3 को देश आते हैं, जिसमें है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में आने वाले पहले यूरोपीय देश पुर्तगाल था। दोस्तों, इस क्षेत्र में जो पहला यूरोपीय देश आया था वह था पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल से यहाँ लोग आया था। कहता है लेकिन इस क्षेत्र को प्रसार करने का अवसर फ्रांस को मिला। लेकिन जो है पुर्तगाल तो आया था, लेकिन पुर्तगाल इस क्षेत्र पर कायम नहीं कर सका। और इस क्षेत्र पर कायम करने का जो है अवसर किसको मिल गया, फ्रांस को मिल गया, ठीक है। इस क्षेत्र में फ्रांसीसी के अलावा कोई भी प्रसार करने का प्रयास नहीं किया। दोस्तों, इस क्षेत्र में जो है फ्रांसीसी लोगों के अलावा या फ्रांसीसी सैनिकों के अलावा कोई भी प्रसार करने का जो है, यानी कि क्षेत्र को बढ़ाने का कोई काम नहीं किया, प्रयास नहीं किया। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए। और दोस्तों 17वीं शताब्दी में जो है बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी जो है, फ्रांसीसी जो लोग थे वह हिंद चीन पहुँच गए और संपूर्ण तरह से हिंद चीन पर फ्रांसीसियों का प्रचार हो गया, या फ्रांसीसी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहने लगे दोस्तों, और वहाँ पर उसका प्रसार हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो हिंद चीन, यहाँ पर कहता है दोस्तों क्वेश्चन कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, तो इसमें यही होगा दोस्तों कि हिंद चीन में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। और यहाँ पर जो है सबसे पहले पुर्तगाल, यूरोपीय देश पुर्तगाल आया था, लेकिन पुर्तगाल जो है इस पर कब्जा नहीं कर सका। लेकिन इसी समय जो है क्षेत्र प्रसार करने के लिए फ्रांस को जो है मौका मिल गया, और फ्रांसीसी सैनिक जो है 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन बहुत अधिक मात्रा में पहुँच गए और संपूर्ण तरह से हिंद चीन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है, प्रसार हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर कहता है दोस्तों, कहता है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ एवं इसके क्या उद्देश्य थे। तो दोस्तों न्यूनतम मजदूरी कानून जो है कब पारित हुआ और इसके उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए इसके आंसर में दोस्तों यहाँ पर कहता है कि सरकार ने 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी का जो कानून है यह सरकार 1948 ईस्वी में पारित किया, यानी कि लागू किया। इसके अंतर्गत कुछ उद्योगों में मजदूरों की दर को निश्चित कर दी गई। इस कानून के अंतर्गत क्या नियम था कि जो मजदूर जिस उद्योग में काम कर रहा है उस मजदूर को वहाँ पर निश्चित कर दी गई। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी ऐसा होना चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा नहीं बल्कि इससे अधिक हो, ताकि अपनी कुशलता के भी बनाए रख सके। यानी कि और द्वितीय पंचवर्षीय में योजना में कहा गया दोस्तों
कि मज़दूर को सिर्फ़ उसकी जो है सो जितना उसका मज़दूरी है उतना ही तक नहीं रहना चाहिए, उसे और भी बहुत सारी चीज़ देना चाहिए जिससे वो अपने सगे संबंधियों और के साथ जो है सो कुशलता से अपना जीवन बिता सके। और कहता है दोस्तों कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में मज़दूर को बोनस देने के लिए बोनस आयोग की भी शुरुआत कर दी गई, ठीक है। तो इसी यह न्यूनतम मजदूरी कानून जो था 1948 में लागू हुआ और इसके अंतर्गत मजदूरों के लिए बेहतर से बेहतर ढंग से जो है सो उसका जीवन चले, इसके लिए बहुत सारा प्रयास किया गया, उसे बोनस भी दिया गया दोस्तों, और बोनस आयोग की भी शुरुआत कर दी गई। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह हम 5 क्वेश्चन करके और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लाते रहेंगे क्वेश्चन बैंक का। तो ये लास्ट प्रश्न है, इसको हम देख लेते। कहता है दोस्तों, छापा खाना यूरोप को कैसे पहुंचा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और पूछे भी गए हैं, क्वेश्चन बैंक का ही प्रश्न है दोस्तों। कहता है छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा। तो देखिए, कहता है 11वीं शताब्दी में रेशम मार्ग द्वारा कागज चीन से यूरोप पहुंचा। दोस्तों 11वीं शताब्दी में रेशम मार्ग के द्वारा, ठीक है, रेशम मार्ग के द्वारा कागज जो है चीन से यूरोप पहुंचा। कागज पहले चीन में था दोस्तों, और रेशम मार्ग के द्वारा कहाँ पहुंचा, यूरोप पहुंचा, ठीक है। और 1295 ईस्वी में मार्को पोलो अपने साथ काठ की तख्ती पर छपाई की तकनीक लेकर वापस रोम इटली पहुंचा। दोस्तों मार्को पोलो ने क्या किया था, एक मशीन बनाई थी तख्ता पर, ठीक है, छपाई करने का। तो वह छपाई करने का जो तकनीक था उसे वह फिर से क्या किया, रोम यानी कि इटली में लाया, ठीक है, लाया यानी कि इटली में पहुंचा, फिर से लौट आया। उसके बाद कहता है कि 1475 ईस्वी में, कहता है दोस्तों 1475 ईस्वी में केक्सपटन ने इंग्लैंड में छापा खाना स्थापित किया। 1475 ईस्वी में केक्सपटन नामक कोई वैज्ञानिक था, जिन्होंने इंग्लैंड में क्या किया, छापा खाना स्थापित किया, यानी कि छापा खाना का वहाँ पर क्या किया, शुरुआत किया। तो 1544 ईस्वी में पुर्तगाल में छापा खाना स्थापित हुआ। इंग्लैंड में भी हो गया छापा खाना स्थापित, पुर्तगाल में भी हो गया दोस्तों। इस प्रकार संपूर्ण यूरोपीय देश में इसका प्रसार हो गया। तो इसीलिए कहता है कि छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा। तो छापा खाना यूरोप में पहुंचा जब 11वीं सदी में रेशम मार्ग के द्वारा पहले तो चीन से कागज पहुंचा यूरोप में। कागज जब पहुंचा तो 1295 ईस्वी में मार्को पोलो अपने साथ जो है तख्ता पर छपाई की तकनीक लेकर वापस इटली में आ गया, ठीक है। और इटली में आने के बाद 1475 ईस्वी में केक्सपटन ने इंग्लैंड में छापा खाना का स्थापित कर दिया, और 1544 में पुर्तगाल में भी छापा खाना स्थापित हो गया। इस तरह से यूरोपीय देशों में लगभग छापा खाना बहुत जगह फैल चुका था, और इसी तरह से संपूर्ण यूरोप में छापा खाना का क्या हो गया, प्रसार हो गया, ठीक है, यानी कि स्थापित हो गया। तो इसी तरह से जो है छापा खाना यूरोप पहुंचा। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट करें हमें। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।